नमस्कार, मैं जनमक्ता श्री ओम गौतम और बड़ी खबर आ रही है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ने जो बैंकों को चूना लगाया था उसको लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई हुई है इकोनॉमिक ऑफेंस को लेकर एक कानून बना, उसके तहत जो भगोड़े अपराधी होते हैं उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश पहली बार कोर्ट से हुआ था। और उसके बाद पहली कार्रवाई करते हुए ईडी ने मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की 1350 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जब्त कर ली है। ये ज्वेलरी जो बताई गई है इसमें हीरे मोती से लेकर तमाम गहने शामिल हैं और हांगकांग में ये संपत्ति थी जिसको ईडी जब्त करने की कोशिश कर रहा था। और आदेश पारित होते ही ईडी ने अपना काम किया और इन भगोड़ों की इस संपत्ति को अब जब्त कर लिया गया है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के ऊपर 13,500 करोड़ रुपए की पीएनबी बैंक को चूना लगाने का पूरा केस है। और इस केस में से अगर आज की संपत्ति की बात की जाए तो ये 10% के करीब बैठती है। हालांकि दूसरी तरफ और भी हम आपको बताते हैं कि इसके अलावा भी और भी जो संपत्तियां हैं इन दोनों की, उनको भी अभी तक 55 करोड़ रुपए की जो संपत्ति अटैच हुई थी उसकी नीलामी से 55 करोड़ रुपए आ चुके हैं। उसके अलावा इन लोगों की जो दूसरी संपत्तियां हैं जिनकी कीमत अभी कई सैकड़ों करोड़ में बताई जा रही है उनको भी अटैच कर दिया गया है। 1300 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स इन लोगों के जब्त कर लिए गए हैं। और अब जब कोर्ट ने पारित कर दिया है अपना फैसला, जो कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस के लेकर कानून बना था उसके तहत है, भगोड़े अपराधियों की संपत्ति के जब्तीकरण का जो कानून बना था उसके तहत अब ऐसे अपराधियों की संपत्ति के ऊपर कोर्ट का अधिकार होगा या फिर उन सरकारी संस्थानों का अधिकार होगा जिनका पैसा लेकर वो भागे हैं और वो उसको नीलाम करके बेचकर अपना पैसा उनसे वसूल सकते हैं। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी हो या विजय माल्या हो, ऐसे लोगों के प्रत्यर्पण को लेकर भी भारत सरकार काफ़ी कोशिशों में लगी हुई है। और इसको लेकर तमाम जो केसेस हैं वो चल रहे हैं विदेशी अदालतों में और उसको लेकर भी उम्मीद है कि जल्द ही इन लोगों को भारत ले आया जाएगा। और उसके बाद ये अपने उन सभी संपर्कों के नाम भी बताएंगे, उन अपराधियों के नाम भी बताएंगे जो अब तक ईमानदारी का चोला ओढ़कर कोतवाल बने हुए फिर रहे हैं और इन अपराधियों को सह देने के बावजूद, इन अपराधियों को संरक्षण देने के बावजूद अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो बात उठाने वाले हैं वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि छोटा मोदी पैसा लेकर भाग गया। वो ललित मोदी को भी छोटा मोदी कहते थे, नीरव मोदी को भी, और इसी तरीके की बातें उन्होंने गुजरात के चुनावों में भी की थी और बाद में जब लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी कहा था। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब तक इस देश में जो भगोड़े अपराधी हुआ करते थे, खासकर आर्थिक अपराधी, उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं हुई थी। ये पहला मौका है कि जब किसी भगोड़े अपराधी के ऊपर कोर्ट आदेश पारित करता है और उसकी संपत्तियां न केवल देश में जब्त की जाती हैं बल्कि विदेशों में भी, जैसा कि आज की खबर है कि 1350 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हीरे जवाहरात नीरव मोदी के जब्त कर लिए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर इसलिए भी है कि अब चाहे माल्या हो या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी हो या और दूसरे जो फ्यूजिटिव हैं, उन सभी की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। साथ ही साथ उनको जब भारत लाया जाएगा तो उनसे ये भी पता किया जाएगा कि और कितनी संपत्तियां हैं जो बेनामी के तौर पर हैं। दरअसल होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति आर्थिक अपराध करता है तो वो सारा जो पैसा होता है अपने नाम पर नहीं रखता, अपने नाम पर कुछ पैसा दिखाया जाता है, बाकी का पैसा वो बेनामी संपत्ति के तौर पर रखता है। यानी कि अपने ड्राइवर के नाम पर, अपने नौकर के नाम पर, अपनी कामवाली के नाम पर या फिर दूसरे जो लोग उसके रिश्तेदारी में होते हैं, उसकी जान पहचान में होते हैं, उसके कर्मचारियों के नाम पर, कई बार अपने पियोन के नाम पर भी वो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए जमा कर देते हैं या उनके नाम पर संपत्तियां ले लेते हैं। उसकी जानकारी तभी हो सकती है कि जब ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं उस व्यक्ति से कड़ाई से देश के अंदर पूछताछ करेंगी और उन संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा, क्योंकि बेनामी संपत्ति को लेकर भी मोदी सरकार पहले से ही सख्त कानून बना चुकी है। और अगर कोई बेनामी संपत्ति को पकड़वाने का काम करता है तो उसको लेकर भी बड़े इंसेंटिव की घोषणा भी की जा चुकी है, जो कि 5 करोड़ रुपए तक हो सकता है। वैसी स्थिति में जो इनके कर्मचारी रहे हैं उनके पास भी ये मौका होगा कि वो इनकी बेनामी संपत्तियों के बारे में
में सरकार को बताएं और उसको जब्त कराएं। इसको लेकर राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक आरोप लगाया था केंद्र सरकार पर कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अभी जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है उसमें ये दावा किया था, झूठा दावा राहुल गांधी ने किया था कि 50 ऐसे लोगों का जो कि बड़े चोर हैं, बड़े डकैत हैं, बैंकों का या सरकारी संस्थाओं का 68,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने माफ कर दिया है। जबकि इसका जवाब निर्मला सीतारमण ने दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी अपनी जो गुनाह हैं, अपने पाप हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए आज की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और ये चाहे नीरव मोदी का मामला हो, विजय माल्या का मामला हो या मेहुल चोकसी का मामला हो, इन सब के पीछे अगर कोई सबसे ज़्यादा गुनहगार है तो वो है भारत का 2 बार प्रधानमंत्री रहा सबसे बड़ा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह और उनकी कैबिनेट। क्योंकि इन्हीं लोगों ने इन लोगों के लिए लोन पारित कराए थे। फोन के माध्यम से कमीशन लेकर बड़े बड़े लोन लिए जाते थे और उसके भी गुनाहों से पर्दा धीरे धीरे करके हटता हुआ अब सामने आ रहा है। जैसा कि पी चिदम्बरम के मामले में हुआ था कि आईएनएक्स मीडिया में पी चिदम्बरम ने अपने बेटे कार्ति चिदम्बरम के माध्यम से रिश्वत लेकर पीटर मुखर्जी और इंदिरा मुखर्जी को 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हवाला करने की छूट दे दी थी। और दूसरी तरफ आईएनएक्स मीडिया केस में 3,500 करोड़ का मामला था और यहाँ भी जो दोषी थे वो पी चिदम्बरम और उसका बेटा कार्ति चिदम्बरम ही थे। और अभी जिस तरीके से 2 दिन पहले एक और खबर आई कि अहमद पटेल के बेटे के ऊपर जो फैजल पटेल है या फिर उसका जो दामाद है इरफान सिद्दीकी, इन लोगों ने भी दूसरी जो कंपनियां थी स्टर्लिंग बायोटेक नाम की, जिसमें चेतन संदेशरा और नितिन संदेशरा 2 भाइयों ने बहुत बड़ा धोखाधड़ी का काम किया था, उसमें भी इन नेताओं का हाथ था। इन्हीं की वजह से उनको लोन मिला था और उसकी चोट सहनी पड़ी थी आंध्रा बैंक को और उसके समूह को। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के जो केस अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं और केवल सामने ही नहीं आ रहे हैं बल्कि अपराधियों तक भी कानून के हाथ पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भगोड़ा अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश अब एक शुरुआत हो गई है, बेनामी संपत्तियों को लेकर सख्ती आ रही है सामने, तो ये लोग अब बच नहीं पाएंगे। चाहे वो अहमद पटेल हो, पी चिदम्बरम हो, दिग्विजय सिंह जैसे लोग हों या फिर राहुल सोनिया या मनमोहन सिंह जैसे लोग हों, अगर इन्होंने कहीं ना कहीं उन मामलों में मदद की है, उनको लोन दिलाने में, उनको धोखाधड़ी कराने में अगर मदद की है, तो निश्चित तौर पर इनको भी अब जेल तक जाना पड़ेगा और फिर जरूरत पड़ी तो इनकी भी संपत्तियां सरकार अपने कब्जे में लेकर उनकी नीलामी करेगी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक अपराध करता है और आर्थिक अपराध किसी हत्या से भी जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि हत्या करने से तो व्यक्ति एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन अगर बहुत से लोगों की पेट पर लात मार दी जाए, उनका खाना पीना बंद कर दिया जाए, निश्चित तौर पर वो ये एक तरीके से उसी तरीके से है, क्योंकि जो पैसा बैंकों में होता है वो देश की आम जनता का होता है और बैंक उसको लोन के रूप में ऐसे अपराधियों को दे देते हैं। पहले तो जांच की जाती थी, लेकिन जब ऐसे अपराधी सत्ता के साथ साठगांठ कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा नेक्सस जो बन जाता है वो उस पैसे को आसानी से डकार जाता है और इसको मिल बांटकर किस तरीके से लूटा जाता है वो कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल में सभी ने देखा था, जब 58 लाख करोड़ रुपए का लोन बांट दिया गया और उसके बाद उसका ज़्यादातर हिस्सा बैंकों ने एनपीए की श्रेणी में डालना पड़ा था। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका था। आम आदमी तक इस बात को नहीं पहुंचाया गया मीडिया के माध्यम से या उन लाल हरे चैनलों के माध्यम से, और आम आदमी भी ये समझ नहीं पाता है कि ये 58 लाख करोड़ में क्या उसका भी कुछ हिस्सा है। दरअसल आज जो भारतीय बैंकों की स्थिति है उसमें से 85% जो जमा राशि है भारतीय नागरिकों की वो लोन के रूप में ऐसे उद्योगपतियों के पास है। उसमें से सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कांग्रेस के कार्यकाल में पिछले 10 साल जो हुए थे कांग्रेस के, उसमें बांटा गया। आजादी से लेकर 2004 तक भारत का जितना लोन बांटा गया था उससे 2 गुने से ज्यादा कांग्रेस ने अपने 2 कार्यकाल में बांट दिया और यही वजह रही कि उसका ज्यादातर हिस्सा एनपीए बन गया और एनपीए बनने की वजह से ये अपराधी मौज करने लगे और बैंक डूबने लगे। और बैंक डूबने को लेकर सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी ने उठाए थे तो वो पी चिदम्बरम और राहुल गांधी ने उठाए थे, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था और ये कहने की कोशिश कर रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आते ही
देश के बैंकों में 20% से ज़्यादा का एनपीए कर दिया है, जबकि एनपीए को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी लोगों को होती है। उन्हें नहीं पता कि एनपीए की श्रेणी में लोन कब जाता है, कितना लंबा समय चाहिए और एनपीए बनने से पहले किस तरीके की प्रक्रियाएं ये चोर और लुटेरे अपनाते हैं। दरअसल मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ ये था कि विजय माल्या की कंपनियां डूब रही थी, उसके बावजूद उसको 3,500 करोड़ रुपए का पहले लोन दिलाया गया, फिर उस लोन को बढ़ाकर 7,000 करोड़ कर दिया गया और उस लोन को भी जब वो चुका नहीं पाया तो उसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ से ज़्यादा कर दिया गया था और उसके बावजूद जब वो लोन नहीं चुका पाया तो उसको बढ़ाते बढ़ाते 14,000 ऐसे करते गए और उसके बाद वो व्यक्ति इस देश से भाग गया। निश्चित तौर पर इसी तरीके से होता है कि बैंक किसी बड़े नाम वाले व्यक्ति को, जिसका राजनीतिक रसूख भी होता है, राजनीतिक रसूख वालों से जान पहचान होती है, लोन के ऊपर लोन देता रहता है, वो आदमी अय्यासियां करता रहता है, पैसा उड़ाता रहता है और बैंक के खाते में वो लोन के नाम पर चढ़ा रहता है, लेकिन वास्तव में वहाँ होता कुछ नहीं है। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद में जिस तरीके से सख्ती हुई और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले चुनाव में घोषणा पत्र में कहा था और उसके बाद दूसरे घोषणा पत्र में उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं अब तक जो अपराधी हैं, जो लुटेरे हैं, उनको जेल के दरवाजे तक लेने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक वो अदालत के दरवाजे तक आए हैं, लेकिन अब मैं उन्हें इस कार्यकाल में सलाखों के पीछे ले जाऊंगा और जो उन्होंने नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को पहुंचाया है, जो लूट की है, जो चोरियां की हैं, उसका पूरा का पूरा वसूली उन्हीं से की जाएगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप एक अपराधी को सजा दिला देते हैं लेकिन उससे वसूली नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता को वो फायदा नहीं मिल पाता है जिसने उसमें वंचित किया था। लेकिन अगर आप अपराधी से उसका आर्थिक दंड लगाकर उसकी वसूली भी करते हैं तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलता है और आगे आने वाले समय में कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले सोचता है कि अगर वो पकड़ा गया तो पैसा भी वापस ले लिया जाएगा। पहले ये सोच हुआ करती थी कि आप कितना भी बड़ा अपराध कर लीजिए, कुछ वकीलों को आपको खरीदना है जिनकी फीस बहुत मोटी होती है और उनकी सेटिंग बहुत अच्छी होती है और उसके बाद आपको कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है, जमानत लेके आप उसी पैसे पर ऐश मौज कर सकते हैं। लेकिन अब जब से ये नए कानून आए हैं उसके बाद ऐसे लोगों का ऐश कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर लालू के समय पर यह कानून रहा होता तो शायद लालू के बेटे इतनी आनंद से मौज नहीं ले रहे होते। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के कानूनों से अब अपराधियों का, खासकर आर्थिक अपराधियों का जीवन कैसा होने वाला है वो नीरव मोदी और विजय माल्या के केस में सारी दुनिया देखेगी। जय हिंद, जय भारत।